हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कहाँ तक कर चुके थे? हाँ, जनवरी 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार 2019, 2020, 2021, 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि जो है वो कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? वो 2019 के लिए 5%, फिर 5.8 2020 के लिए, 2021 के लिए 6.1% और 6.1% 2022 के लिए, 2022 के लिए। ठीक है। फिर 10 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की है। इस कार्यनीति में कितने वर्षों का उल्लेख है? तो 5 वर्षों का, मतलब 2019 से लेकर 2024 तक। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2019, हर 2 साल पे आती है अपनी। तो कौन सी रिपोर्ट थी? ये 16वीं रिपोर्ट थी। ठीक है। अगर इसमें बात करें वनावरण की, मतलब ट्री कवर की बात करें, ठीक है, कुल वनावरण मतलब टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.67% है। तो 21.67 देखो क्रोनोलॉजी में है 67%, 21.67%। अगर हम कुल वृक्षावरण मतलब टी कवर की बात करें तो 2.89% है। 2 पॉइंट ये भी देखो क्रोनोलॉजी में भी है 2.89%। ठीक है। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण और वृक्षावरण अगर दोनों को मिला दें तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो 24.56, ये भी क्रोनोलॉजी में 24.56। ठीक है। ऐसे याद करने में आसानी होगी आपको। फिर बात करते हैं कि 2008 हाँ 2019 में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है? तो 3,976 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.56% की वृद्धि हुई है। फिर पहाड़ी और जनजातीय जिलों में वनावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो में कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 544 स्क्वायर किलोमीटर की दर्ज की गई है पहाड़ी जिलों में, और 1,181 स्क्वायर किलोमीटर दर्ज की गई है जनजातीय जिलों में। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो कुल वनावरण का लगभग 1/4 योगदान करते हैं, उसमें कितने वर्ग की कमी दर्ज की गई है? तो 765, 765, ठीक है, क्रोनोलॉजी में 765 घटता हुआ। फिर उसके बाद बात करें तो मैंग्रोव में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ठीक है, मैंग्रोव कवर की बात करें तो कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 54 किलोमीटर, ठीक है, 54, ये भी कम हो रहा है, 54। ये सारे ही ऐसे ही फैक्ट्स याद होंगे। फिर भारतीय वनों और वनों के बाहर के वृक्षों की वृद्धि स्टॉक कितने मिलियन घन मीटर आकलित की गई है? तो 5,915.76 घन मीटर। ठीक है। 33% से ज़्यादा जो कवर करते हैं वो 8 राज्य हैं। ठीक है, टोटल मतलब 33% इसका पैरामीटर होता है ना कि इतना होना चाहिए। 33% मतलब 1/3 स्टेट जो है वो कवर होना चाहिए, ये मतलब पैरामीटर है, स्टैंडर्ड। तो इतना कौन करता है? तो 8 राज्य हैं जो फुलफिल करते हैं ऐसा। फिर योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कितने पहाड़ी जिलों, मतलब 140 पहाड़ी जिले हैं। ठीक है, पहाड़ी जिलों की संख्या कितनी? 140 है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें पहाड़ी जिलों में टोटल वनावरण कितना है? देश के जिलों में कुल वनावरण कितना है पहाड़ी जिलों में? तो 40.30%, ठीक है, पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 40.30%। भारत सरकार ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत कितने जिलों को जनजातीय जिले की श्रेणी में रखा है? तो 218 जिलों को। ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, ISFR की 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। तो ये राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र इन्हीं राज्यों में। ठीक है। फिर उसके बाद न्यूनतम की बात करें अगर वन क्षेत्र, यही सेम क्षेत्रफल के अनुसार, तो गोवा, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है। फिर राज्यों और संघ क्षेत्रों में अगर भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की में बात करें तो सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र पाया जाता है अंडमान निकोबार, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और इसी में न्यूनतम की अगर बात करें तो लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। ठीक है। हाँ, दोनों रिपोर्ट मतलब कि 2019 और 2017 की रिपोर्ट की अगर तुलना की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। ठीक है। और सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर, मतलब वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी। ठीक है, सर्वाधिक कमी है और सर्वाधिक वृद्धि है। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण और राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसी रिपोर्ट में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादर एंड नगर हवेली, ठीक
ठीक है, और दिल्ली। फिर उसके बाद बात करें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय। फिर बात करते हैं कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। फिर बात करते हैं न्यूनतम वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात। फिर बात करते हैं कि सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य और संघ क्षेत्र में कौन कौन? सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन भी वहीं है। गुजरात में कच्छ है, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? तो 6.15%, मतलब टोटल जोग्राफिकल एरिया का 6.15%। ठीक है, 6-1 = 5, 6.15। ठीक है। और उसके बाद अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र कौन कौन से जिले? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। ठीक है। और न्यूनतम संत रविदास नगर और मऊ, फिर मैनपुरी। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के विकल्प के अनुबंधों की शुरुआत करने वाला देश का पहला एक्सचेंज कौन सा है? एनसीडेक्स। ठीक है। जुलाई 2020 में किस मंत्रालय द्वारा निवेश मंजूरी सील की स्थापना की गई है? तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सिविल एविएशन के द्वारा। रिकरिंग पेमेंट हेतु, आवर्ती भुगतान हेतु यूपीआई ऑटो पे की सुविधा किसने स्टार्ट की है? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ठीक है। 2020 में जारी आंकड़े के अनुसार 2020 के अंत में भारत के विदेशी ऋण में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों का योगदान अगर बात किया जाए तो बहुपक्षीय में आपका 60 बिलियन डॉलर और द्विपक्षीय में 27.2%, $2 बिलियन। सॉरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा, मतलब एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत बैंकों को वर्धित उधार सीमा जो है उसकी तिथि 30 सितंबर 2020 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया है। गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए यानी $10 बिलियन निवेश करेगा। किस फंड के तहत? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई, जिसमें फर्स्ट रैंक जो है वो रोजर फेडरर की है। ठीक है, ये टेनिस प्लेयर है और स्विट्जरलैंड के हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख योजनाएं लॉन्च की गई हैं? तो 8 क्षेत्रों में। ठीक है। फिर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हज़ार करोड़ रुपए की वृद्धि की गई? तो 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई? 74%। ठीक है, रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई। फिर प्रमुख फसलों के उत्पादन में तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो 295.67। ठीक है, 295.67 मिलियन टन। ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान मुकेश अंबानी जी का है। फिर बात करते हैं 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य है? तो 29 करोड़ 83 लाख टन। ठीक है। फिर आईएमएफ, ये सब चलो ठीक है। हाँ, अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 1.5 से लेकर 2.8% तक। ठीक है। 2020 अप्रैल 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत को कितने, मतलब $2.2 बिलियन का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर के अनुसार, ये इसका टॉपिक था, संवहनीय अर्थव्यवस्था की ओर के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि 4.8% रहने की अनुमान है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि 34वीं वार्षिक फोर्ब्स की सूची आई है, उसमें विश्व का सबसे धनी इंसान कौन है? जेफ बेजोस हैं, अमेजन के प्रमुख हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक परिदृश्य 2020 में वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है? 4%। 3 मार्च 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में कितने करोड़ डॉलर रुपए की निवेश करने की घोषणा की है? तो $10 करोड़। ठीक है, लगभग $100 मिलियन। फिर बात करते हैं जनवरी 2020 में जारी 2019-20 के राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि किन क्षेत्रों में दर्ज की गई है? तो लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में। ठीक है। मानव विकास सूचकांक HDI की बात करें तो भारत को किस में रखा गया है, किस उसमें वर्ग में? तो भारत को मध्य मानव विकास के वर्ग में रखा गया है। ऊर्जा दक्ष आवास कार्यक्रम
इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन का हिस्सा है, जो निर्देशित होगा 2030 तक, 2030 सतत विकास एजेंडा द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा ही इसको निर्देशित किया जाएगा, ठीक है। दिसंबर 2019 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में $100 बिलियन के स्तर को प्राप्त करने वाली भारत की तीसरी कंपनी कौन सी है? HDFC बैंक है, ठीक है। पहली रिलायंस थी, दूसरी TCS। किस राज्य में पहले विशेष आर्थिक जोन SGS स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है? तो त्रिपुरा के क्षेत्र में, ठीक है, त्रिपुरा में अब SEZ के लिए उसमें अधिसूचना जारी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मनी ऐप, मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर, ठीक है। दिसंबर 2019 में रिजर्व बैंक एक अधिसूचना के अनुसार किस बैंक के माध्यम से बांग्लादेश को रक्षा खरीद हेतु $500 बिलियन का ऋण देगा? तो एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। भारत का पहला कोऑपरेटिव ब्रांड ETF कौन सा है? भारत ब्रांड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट IRIFM, ठीक है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, दस्तावेज पहचान संख्या DIN किस तिथि से लागू की गई? 8 नवंबर 2019 से। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 20 सर्वश्रेष्ठ CEO की सूची में शीर्ष कौन है? सत्या नडेला, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एक पहल प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत किसने की है? अमेजॉन ने, ठीक है, नकली प्रोडक्ट को रोकने के लिए प्रोजेक्ट जीरो। फिर बात करते हैं 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसकी मुख्य थीम क्या थी? व्यापार करने में सहजता, ठीक है। इसका आयोजन 14 से 27 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में किया गया। कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? प्रकाश पोर्टल की, ठीक है। पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग शीर्ष में कौन सी कंपनी है? HDFC बैंक, ठीक है, लगातार 6 वर्षों से है। तो ब्रांड टॉप 75। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए? 200 करोड़ रुपए की, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार, जो रिस्क वेट होता है, उसको 125% से घटाकर 100% कर दिया, ठीक है। वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में विशेष क्या है? तो पहली बार डिजिटल और पेपरलेस जो है जनगणना की जाएगी, ठीक है, और इसी बार शायद OBC की भी गणना होनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृति सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो ऋण स्वीकृति सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दी गई है। हारून इंडिया रिच लिस्ट 2019 में सूची में शीर्ष में कौन सा भारतीय उद्योगपति हैं? तो मुकेश अंबानी जी हैं, लगातार 8 वर्षों से। कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पे है? तो हांगकांग है, ठीक है। भारत 79 रैंक पे है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्तकर्ता देश कौन सा होगा? तो भारत होगा, ठीक है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 का मुख्य विषय क्या था? मेरी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट माई विल, ठीक है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020, मेरी इच्छा के विरुद्ध। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा जारी की गई है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जुलाई 2020 तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7,795 मिलियन, ठीक है, 7,795 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 के मध्य वैश्विक आबादी बढ़ रही है। वैश्विक आबादी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? तो 2015 से 2020 के बीच में 1.1%, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर 2019 में 72 थी, जो कि बढ़ के कितनी हो गई है? 73 हो गई 2020 में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या 2019 में लगभग 136 करोड़ थी लगभग, ठीक है। अभी कितनी है? 2020 में 138 करोड़। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 के मध्य भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 1% की वृद्धि हुई है 2015 से 2020। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 में 69 थी, जो कि बढ़ के 2020 में 70 हो गई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में प्रजनन दर कितनी है? 2.2 प्रति महिला, ठीक है, प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रजनन दर कितनी है? ये है आपकी 2.4, ठीक है,
ये 3 नहीं है, 2.4 है, ठीक है, 2.4 पर फीमेल। और अपने यहाँ कितनी है, 2.2। मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। फिर 2020 के आंकड़े के अनुसार न्यूनतम शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो नागालैंड, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, केरल, ठीक है। सबसे कम नागालैंड, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, केरल। फिर बात करते हैं कि इसी रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, ठीक है। फिर SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़े के अनुसार न्यूनतम जन्म दर कहाँ कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है, गोवा में, नागालैंड, त्रिपुरा और चंडीगढ़। फिर SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार 2018 में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पौंडीचेरी है, हिमाचल प्रदेश है और केरला है, ठीक है। फिर SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम मृत्यु दर वाले 5 केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दिल्ली है, नागालैंड है, दादर नगर हवेली है और मिजोरम, फिर चंडीगढ़, ठीक है। तो ये न्यूनतम मृत्यु दर वाले हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो वर्ष 2017 में 33 की तुलना में 1 अंक की गिरावट के साथ 2018 में कितनी हो गई है? 32 SRS पॉइंट। तो ये था चैप्टर 1 और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, ठीक है। तब तक थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।